खैरियत से? आवाज क्लियर आ रही है आपको? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? चले जी, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, देखें आज की क्लास हमने स्टार्ट करनी है C5 टू कॉर्पोरेट लॉस की। सही है। आज की क्लास का एजेंडा क्या है? आज की क्लास में हमने काम ये करना है कि हमने इंशाल्लाह कोशिश ये करनी है कि हम एक लॉ की एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव एक डायग्राम बनाए, बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में डायग्राम बनाए। सही है। एक अगर हम ये पूरा बोर्ड भरते हैं इंशाल्लाह आज की क्लास में और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मली हमारे पास कंपनी किस तरीके से बनती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के ऊपर क्या क्या सेक्शंस है, फिर क्या क्या रेगुलेशंस है। इन सारी चीजों को देखने के बाद जब हम एक कंप्लीट डायग्राम प्लॉट कर लेंगे, हमें आज की क्लास में ये समझ आ जाएगा इंशाल्लाह कि लॉ का सिलेबस क्या है और जो सिलेबस है उसका एक सेंस बनता है। सही है। अगर वो डायग्राम आपको समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह उस डायग्राम से एक सेंस बनता है कि लॉ है क्या। अच्छा, जहां उस चीज को हमने देख लिया इंशाल्लाह, अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये होगी कि सिलेबस में किन एरियाज की वेटेज कौन कौन सी हमारे पास है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में इसको लेके चलते हैं और उसके बाद इसके अंदर रेगुलेशंस भी है, रूल्स भी है, उन सबको यहाँ पे प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर होगा ऑनलाइन वालों? ये कर ले हम जल्दी से आज। चले जी, बेहतरीन हो गया। देखें, एक चीज हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा आपसे कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आपके साथ कोशिश करूंगा कि मैं स्ट्रक्चर्ड वे में आपसे बात करूं। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक कंपनी है। सही है। कॉर्पोरेट लॉस की बात नहीं कर रहा, कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं। कंपनीज एक्ट किसके ऊपर अप्लाई होता है? हाँ जी, चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कंपनीज एक्ट किसके ऊपर अप्लाई होगा? कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा उसके ऊपर जो कि कंपनी होगी। कंपनी कौन होगी? जो कि फॉर्म एंड रजिस्टर्ड होगी एज पर कंपनीज एक्ट 2017। एक ऐसी कंपनी जो कि फॉर्म एंड रजिस्टर्ड है एज पर कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, थोड़ा सा एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास जो कैफ है, हमारे पास जो कैफ है, तो कैफ में जो आप पढ़ कर आए हैं वो कोई गिनती के 100 सवा 100 सेक्शंस पढ़ कर आए। सही है। C5 में 100 सवा 100 सेक्शंस नहीं है। C5 में ठीक ठाक सिलेबस है, ठीक ठाक सिलेबस है। ठीक है। अच्छा, अब C5 में इतना बड़ा सिलेबस है, क्या यहाँ पे कैफ की स्टडीज आपको हेल्प करेंगी? अपेरेंटली क्वांटम के लिहाज से देखो तो क्वांटम के लिहाज से तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी, बिकॉज कैफ में आपने हार्डली 5 से 10% या 15% पढ़ा होगा। C5 में आपके पास जो कोर्स है, कैफ 7 में जो आपने पढ़ा है, वो C5 का 10 या 15% भी रिप्रेजेंट नहीं करता। सेकंड चीज, नॉर्मली जो बच्चा पढ़ता है वो स्टडी टेक्स्ट से पढ़ रहा होता है, वो चैप्टर्स पढ़ रहा होता है। यहाँ चैप्टर्स वगैरह कुछ नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस है। सेक्शंस की इंटरप्रिटेशंस है, सेक्शंस की ड्राफ्टिंग है और सेक्शंस की लिंकिंग्स है। ये बहुत बड़ा मसला है हमारे पास। पेपर में जब सवाल आ रहा है तो बच्चा सवाल में ये पिक ही नहीं कर पा रहा कि इसके ऊपर कौन कौन से सेक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस अप्लाई हो रही है। तो इसको स्टार्ट करते हैं इस तरीके से और एक कोशिश करते हैं, एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर एक कंपनी है तो कंपनी की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी कंपनी जो कि फॉर्म भी हो एंड रजिस्टर्ड भी हो एज पर कंपनीज एक्ट। अब इस डेफिनेशन को अगर आप देखें ना, ऑनलाइन स्टूडेंट देखिए, सुनिएगा, अगर आप सिर्फ इस डेफिनेशन को देखें, ये डेफिनेशन इतना बड़ा खुलासा है, इतना बड़ा खुलासा है कि आप सोच नहीं सकते। क्या वर्ड यूज हो रहा है? फॉर्म। फॉर्म का मतलब है, तो इसका मतलब है कंपनीज एक्ट में लाजमी एक सेक्शन होगा जो कि बताएगा मोड्स ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। थोड़ा बहुत कैफ याद करते रहिएगा। एक सेक्शन होगा जो कि आपको बता रहा होगा मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। ऑनलाइन वालों क्लियर है हम सारे? यहाँ पे कुछ बात समझ आ रही है यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कंपनी की अगर मैं डेफिनेशन देखूं सेक्शन 2 में, तो कंपनी की डेफिनेशन कहता है फॉर्म एंड रजिस्टर्ड। तो लाजमी कंपनी फॉर्म कैसे होगी, उसके ऊपर एक सेक्शन हमारे पास मौजूद होगा कंपनीज एक्ट में। डन हो गया यहाँ पे? अच्छा, सबसे पहली चीज, किस बंदे ने कंपनी फॉर्म करनी है, किन बंदों ने कंपनी फॉर्म करनी है, कौन बंदे, किन बंदों की ऑब्लिगेशन है, किन बंदों की ऑब्लिगेशन है जिन्होंने कंपनी बनाना उनके लिए लाजमी है। किन बंदों के लिए? अगर आप कोई ऐसा एसोसिएशन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी है, कोई भी आपकी एंटिटी है, अगर उसमें 20 से ज्यादा लोग हैं, अगर उसमें 20 से ज्यादा लोग हैं,
तो अगर 20 से ज्यादा लोग और वो प्रॉफिट डिराइव कर रहे हैं तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, कंपनीज एक्ट कहता है कि आपने क्या बनानी पड़ेगी, आपने एक कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जब आप ये सेक्शन पढ़ेंगे ना, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर सर्टेन पर्सन एज अ कंपनी, प्यारे बच्चों थोड़ी सी बस मैं आपसे एक दो बातें करूंगा, उम्मीद करता हूं आप उसको समझे। इस सेक्शन में कहीं पे भी कंपनी का वर्ड नहीं लिखा हुआ होगा। कोई भी पर्सन, कोई भी एंटिटी, कोई भी एसोसिएट, ये कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, ये वर्ड लिखे होंगे, कंपनी का वर्ड नहीं लिखा होगा। क्यों नहीं लिखा हुआ होगा मेरे भाई? हाँ जी, क्यों कंपनी का वर्ड? बिकॉज कंपनी का मतलब क्या है? फॉर्म एंड, तो इसका मतलब कंपनी जब तक फॉर्म भी नहीं हुई है तो पेपर में बच्चा क्या करके आ रहा था? कंपनी का वर्ड लिख के आ जाता है। जब कंपनी का वर्ड लिख दिया और वो बंदा अभी कंपनी बनी नहीं है तो आप उस बंदे को, उस पर्सन को कंपनी के नाम से मुंतखब नहीं कर सकते। आपने बॉडी कॉर्पोरेट, एंटिटी, इंडिविजुअल, एसोसिएशन, ये वर्ड यूज करने होंगे। ऑनलाइन वालों यहाँ तक क्लियर है बेटा? अच्छा जी, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। इसका मतलब है ऑब्लिक, अब अगर इस सेक्शन में कोई बंदा फॉल कर जाए और कंपनी बनाना जरूरी है उसके लिए, तो अब वो पूछेगा कंपनी एक्ट से कि भाई मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। तो इसमें आपको याद होगा कुछ सेक्शंस थे, एनी 3 और मोर पर्सन कैन फॉर्म अ पब्लिक कंपनी, एनी 2 और मोर पर्सन कैन फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी, एनी 1 पर्सन कैन फॉर्म अ सिंगल मेंबर कंपनी। तो यहाँ पे उसने कहा था कि 3 से ज्यादा लोग हैं तो आप पब्लिक कंपनी बना सकते हो, अगर 2 से ज्यादा लोग हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं तो आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हो, अगर सिर्फ एक बंदा है तो आप एसएमसी प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। क्या यहां तक बात समझ? ये जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा ऑब्लिगेशन का जो सेक्शन था, ये मैं थोड़ा सा कैफ आपको रिवाइज करा रहा हूँ, थोड़ी सी लिंकिंग समझा रहा हूँ। ऑब्लिगेशन का जो सेक्शन था वहां पे कितने बंदे का वर्ड यूज हो रहा था? 20%। तो इसका मतलब है इस सेक्शन से ये इंटरप्रिटेशन निकलती है कि यहाँ पे मेरे पास वॉलेंट्री कंपनी फॉर्म करने का भी कॉन्सेप्ट है। कैसा वॉलेंट्री हो गया मेरे भाई? वॉलेंट्री कैसे हो गया? बिकॉज अगर 20 से ज्यादा लोग होंगे तो कंपनी बनानी है, और कह रहा है कंपनी बनाने के लिए 3 लोग भी। इसका मतलब है अगर एक ऐसा बंदा है, एक ऐसी एसोसिएशन है उसमें 4 लोग हैं, सिर्फ 4 लोग हैं, तो उसके लिए कंपनी बनाना मैंडेटरी नहीं थी। लेकिन 4 बंदे हैं तो अगर वो चाहे तो कंपनी बना सकता है, और अगर 3 से ज्यादा लोग हैं तो ऐसा पब्लिक कंपनी बना सकता है, 2 से ज्यादा लोग हैं तो ऐसा। इस सेक्शन से कहीं भी कैटेगोरिकली कंपनी एक्ट में आपको वॉलेंट्री का वर्ड नहीं दिखेगा। बट अगर मैं ये सेक्शन पढ़ूं तो इससे बड़ा क्लियर है कि अगर मैं चाहूं तो एक वॉलेंट्री कंपनी भी, लॉ मुझे मना नहीं करता कंपनी बनाने के लिए, लेकिन अगर मैं चाहूं तो कंपनी बना सकता हूं, बिकॉज ये सेक्शन कहता है 3 से ज्यादा बंदे होने चाहिए। क्लियर हो गया? बस जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये जब हमने करा मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, तो इसका मतलब है सिर्फ अभी डेफिनेशन आपसे डिस्कस कर रहा हूं, डेफिनेशन के बेसिस पर सेक्शंस प्लॉट कर रहा हूं। तो डेफिनेशन में वर्ड कौन सा लिखा हुआ है? फॉर्म। अगला वर्ड कौन सा लिखा हुआ है? रजिस्टर। जब अगला वर्ड रजिस्टर्ड का लिखा हुआ है तो इसका मतलब है अब मुझे एक कंपनी क्या करनी पड़ेगी? प्यारे बच्चों जल्दी से बता दें, अब मुझे कंपनी क्या करनी पड़ेगी? रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। जब रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी कंपनी, तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? क्या खाली हाथ जाऊंगा? नहीं सर, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊंगा जिसका नाम क्या होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फॉर्म एंड रजिस्टर्ड का मतलब भी ये है कि आप मेमोरेंडम और आर्टिकल को क्या करते हैं? रजिस्टर्ड करते हैं। सही है। अच्छा, अब मेमोरेंडम में क्या चीजें आती है, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मेमोरेंडम में कंपनी का नाम आ रहा होगा, कंपनी का बिजनेस आ रहा होगा, कंपनी का एड्रेस आ रहा होगा, सब्सक्राइबर ने, प्रोमोटर्स ने कितने शेयर्स लिए हुए हैं, वो सारी चीजें आ रही होगी, सारी चीजें आ रही होगी। डन हो गया? अच्छा, एक चीज बड़ा क्लियरली आपको समझने की जरूरत है बच्चों, ये जो चीजें है ना, अच्छा जब भी मैं कंपनी को, ये लॉ को समझने की कोशिश करेगा, जब भी कहा गया है ना पर्सन डिजायरस ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, मेमोरेंडम और आर्टिकल जमा कराएं, हमेशा लॉ ने इसको कभी भी मेंबर या शेयर होल्डर के नाम से नहीं पुकारा। क्यों नहीं पुकारा? हाँ जी मुनीर, क्योंकि मेंबर और शेयर होल्डर की डेफिनेशन में लिखा हुआ ये है कि अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स है, सही, अगर आपके पास कंपनी की, तो कंपनी तो अभी तक बनी नहीं है, जब तक कंपनी नहीं बनी है तो उसको मैं मेंबर या शेयर होल्डर का नाम नहीं ले सकता। उससे पहले मैं उसको पर्सन के नाम से मुखातिब करूंगा, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम के नाम से मुखातिब करूंगा, प्रोमोटर के नाम से मुखातिब करूंगा, बिकॉज
जहां कंपनी बन गई, उसके बाद मैं उनको किस वर्ड से मुखातिब कर रहा हूँ, उसको फिर मैं मेंबर्स के नाम से। ये मसला होता है, ये हम लॉ में लिख के आ जाते हैं। अच्छा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या आता है उसको थोड़ी देर में डिस्कस करें। अब इसका मतलब ये है, ये बड़ी क्लियर चीज है प्यारे बच्चों, सुनिएगा मेरी बात को, बड़ी क्लियर चीज है। ये डिसाइड करने वाले कौन? ये डिसाइड करने वाले कौन? प्रोमोटर्स। ये जब कंपनी बन जाएगी तो फिर ये क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएंगे? शेयर। इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फुल स्टॉप कर रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जहां रजिस्ट्रार के पास आपने डॉक्यूमेंट जमा कराया, तो रजिस्ट्रार अगर वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लेगा तो आपको एक डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो आपको कहेगा कि जी मैं अपनी बुक्स में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैं आपको इनकॉर्पोरेट कर चुका हूं, और इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या आ रहा होगा? एक नंबर आ रहा होगा, ऐसा ही है, एक एड्रेस आ रहा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ जी, हमारे पास नंबर आ रहा होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, हमारे पास एड्रेस आ रहा होगा, हमारे पास डेट आ रही होगी कि किस डेट को उसने आपको इनकॉर्पोरेट करा। अच्छा, ये बड़ा समझने की जरूरत है। इसका मतलब है इसके पास, और ऑब्वियसली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपका नाम वगैरह। अच्छा, सर्टिफिकेट अभी तक जब तक कंपनी नहीं बनी तो इसका मतलब है मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस तो नहीं बनाई होगी। जहां मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा उसके कुछ दिनों के अंदर मैंने रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो मैं उसको रजिस्टर्ड ऑफिस की बाद में कम्युनिकेट कर दूंगा। प्यारे बच्चों, इस केस में यहाँ पे एक कंपनी क्या हो चुकी है? कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अब जब कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, अब होगा क्या? मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अब दूसरा फेज स्टार्ट होगा। ये इनकॉर्पोरेशन का फेज था, अब अगला काम क्या होगा? अब अगला काम ये होगा भाई, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे। क्यों? कंपनी का तो प्रिंसिपल ये है कि जिन लोगों ने कंपनी बनाई वो पीछे हट जाएंगे, वो खुद ही आ जाएंगे, या फिर किसी बंदे को अपॉइंट करेंगे, जो कि बंदा कौन होगा? डायरेक्टर्स होगा। अच्छा, डायरेक्टर्स किसको अपॉइंट कर रहा होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट कर रहा होगा, सही है। और ये डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव और पूरी मैनेजमेंट पूरा साल बैठ के काम कर रहे होंगे। जब ये पूरा साल बैठ के काम कर रहे होंगे तो ये लोग चाहेंगे कि हम शेयर होल्डर को, इन लोगों को बताएं कि कंपनी की पोजीशन क्या है। तो इसका मतलब है वो लोग एक चीज कंडक्ट कर रहे होंगे, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा मीटिंग, सही है। अच्छा, जब मीटिंग्स होंगी तो बहुत से सवाल आएंगे। मीटिंग से पहले कुछ करना पड़ेगा, मीटिंग के वक्त कुछ करना पड़ेगा, और मीटिंग के बात कुछ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई, मीटिंग से पहले क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बता दें। 21 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, जबरदस्त। इस नोटिस के अंदर क्या क्या आ रहा होगा? इस नोटिस के अंदर जनरल बिजनेसेस आ रहे होंगे। इस नोटिस के अंदर क्या आ रहा होगा? प्रॉक्सी फॉर्म आ रहा होगा। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ आ रहा होगा कि जी आपका राइट है। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ आ रहा होगा? प्लेस, डे एंड आवर। ये सारे काम वो है जो कि मीटिंग से पहले हो रहे होंगे। मीटिंग के वक्त क्या हो रहा होगा? सुनते रहेगा। मीटिंग के वक्त क्या हो रहा होगा? मीटिंग के वक्त सबसे पहले मीटिंग को कोई ना कोई लीड करेगा, कोई ना कोई प्रिसाइड करेगा। वो नॉर्मली कौन होगा? वो नॉर्मली चेयरमैन होगा, सही है। चेयरमैन मौजूद ना हो तो फिर हजार किस्म के सवाल के डायरेक्टर में से कोई इलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मीटिंग के वक्त क्या हो रहा होगा? मीटिंग के वक्त वोटिंग हो रही होंगी, ऐसा ही है भाई। यार बच्चों, मीटिंग के वक्त क्या हो रहा होगा? मीटिंग के वक्त वोटिंग हो रही होंगी। वोटिंग हमेशा हमेशा वोट ऑफ हैंड से होना चाहिए। वोटिंग हमेशा किससे होनी चाहिए? हैंड से, अनलेस कोई बंदा क्या डिमांड कर ले? पोल डिमांड कर ले। अभी सुनते रहिएगा, सही है, मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, मीटिंग होने के बाद क्या होगा? मीटिंग होने के बाद मिनट्स बनेंगे। मीटिंग होने के बाद मिनट्स बन रहे होंगे। ये मिनट्स जब बनेंगे तो इस मिनट्स को आपने क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मीटिंग में बहुत से रेजोल्यूशन पास हो रहे होंगे, उन रेजोल्यूशन को आपने क्या करना पड़ेगा? अपने पास प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ेगा और रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास जमा कराने होंगे, या कल को मेंबर कहे कि मुझे रेजोल्यूशन देखना है या मुझे मिनट्स देखना है, तो उसको आप प्रोवाइड करोगे। अच्छा, ये बात समझ आती है बच्चों? अब मसला ये है कि आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर ये मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग है, अच्छा सुनते रहेगा, अगर ये मीटिंग कौन सी है, तो इसके अंदर कुछ बिजनेसेस तो लाजमी होंगे। कौन से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
कौन से? डिविडेंड। याद आ रहा है? कौन से? ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है हमारे पास? इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। बच्चों यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब बात ये है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये किस हिसाब से बनेंगे? इसके ऊपर कोई ना कोई बुक्स ऑफ अकाउंट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज दी बुक्स ऑफ अकाउंट। ये जो डिविडेंड है, अगर मैं लॉस में हूं तो क्या मैं डिविडेंड पे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? इसके ऊपर कुछ चीज है। ये जो ऑडिटर है, ये ऑडिटर जल्दी 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 कौन होना चाहिए? क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। क्या यहां तक बात समझ आती है? क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ। और अगर ये डायरेक्टर्स है तो डायरेक्टर्स के हमारे पास कौन कौन से सेक्शन है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक कुछ क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये कुछ बातें समझ आती है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर है बेटा यहां तक? चले जी, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बच्चों। अच्छा, अगर इन सारी चीजों को मैं देखूं, अगर इन सारी, इसका मतलब है साल में हर साल मीटिंग्स होती रहेंगी, नोटिस से पहले कुछ करना पड़ेगा, मीटिंग से पहले कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद सुनिएगा मेरी बात, इसके बाद होगा क्या? इसके बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक वक्त आएगा कंपनी क्या हो जाएगी? वाइंड अप हो जाएगी। क्या याद है? इट मींस कंपनी यहां से बनना स्टार्ट हो रही है और कंपनी ये सारे काम कर रही है, कर रही है, कर रही है, और यहाँ पे आके कंपनी क्या हो रही है? वाइंड अप हो रही है। जब यहाँ पे आके कंपनी वाइंड अप हो रही है प्यारे बच्चों, अब एक चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझ जाए। ये क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक एक इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। कंपनीज एक्ट 2017 इज इक्वल टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पूरा कंपनीज एक्ट 2017 इज इक्वल टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या मतलब? अगर 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 सेक्शन, अगर आपका कोई भी सेक्शन मेमोरेंडम ऑफ, अगर आपका कोई भी सेक्शन नाम से डील करता है, रजिस्टर्ड ऑफिस से डील करता है, या फिर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से डील करता है, या फिर शेयर्स वगैरह से डील करता है, ये सारी की सारी चीजें कहां डिफाइंड होती है? सारी की सारी चीजें कहां बताई होती है? इसका मतलब है इसके अलावा जितनी भी चीजें है वो सारी की सारी कहां डिफाइंड होंगी? मतलब डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा, चेयरमैन कैसे अपॉइंट होगा, सीईओ कैसे अपॉइंट होगा, मीटिंग कब स्टार्ट होगी, मीटिंग कब एंड होगी, ये सारे प्रोसेस कहां बताए गए होंगे? मीटिंग, कंपनी वाइंड अप कैसे होगी, ये सारी की सारी बातें कहां बताई होंगी प्यारे बच्चों? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। प्यारे बच्चों, आपका जो पूरा कंपनीज एक्ट 2017 है इज इक्वल टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक कॉमन सेंस हमेशा याद रखिएगा, ये किन लोगों ने डिसाइड किया था? प्रोमोटर्स ने। इसका मतलब है कल को डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हो गए, अगर कल को इन्होंने कंपनी का नाम क्या करना है? चेंज करना है। प्यारे बच्चों, क्या ये लोग खुद से चेंज कर सकते हैं? नहीं। इसको रखने वाला कौन था? इसको रखने वाला कौन था? प्रोमोटर, और वो बाद में क्या बन गए? शेयर होल्डर्स। इसका मतलब है इनकी अप्रूवल के बगैर कंपनी का नाम चेंज नहीं हो सकता। ऑनलाइन वालों यहां तक बात समझ आती है? तो अगर यू लॉजिकली अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक चीज हर जगह पे रिपीट हो रही है, स्पेशल रेजोल्यूशन के बगैर आप नाम चेंज नहीं कर सकते, स्पेशल रेजोल्यूशन के बगैर आप कंपनी का एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां आपने उसको चेंज कर दिया नाम को, तो आप क्यों भूल रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था वहां पे जो रजिस्ट्रार के पास नाम आ रहा है वो तो एबीसी आ रहा है अभी तक, और आपने नाम चेंज करके क्या कर दिया? XYZ कर दिया। इसका मतलब है ये जो चेंज आपने किया ये किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ताकि वो अपने रजिस्टर में एबीसी की जगह क्या लिख ले? XYZ लिख ले। बच्चों क्या यहां तक बात समझ आती है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अब ये मसला क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी बनाने से पहले के जो डिसीजन लिए गए थे, सही है, कंपनी बनाने से कि भाई कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का बिजनेस क्या होगा, कंपनी का एड्रेस क्या होगा, कौन शेयर्स होंगे, कौन प्रोमोटर्स होंगे,
ये जो आपकी सारी बातें थी ये कहाँ डिफाइंड होती है? ये मेमोरेंडम ऑफ, ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिक के लिए होती है, ये वो डॉक्यूमेंट है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि किसके लिए होती है? जो कि पब्लिक के लिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्राइमरीली आपका डील करता है कि वंस द कंपनी हैज बीन लेट्स से इनकॉर्पोरेटेड, तो डायरेक्टर कौन होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा, मीटिंग्स कैसे होंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करने, डिविडेंड कब देना है, डिविडेंड नहीं देना, ऑडिटर का क्राइटेरिया क्या होगा, ये जो कंपनी के रोजमर्रा के पॉइंट्स होंगे, प्रोसीजर होंगे, वो कहाँ डिफाइंड होंगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार एक एग्जाम्पल आपके सामने कोट करूंगा। 3 लोग हैं ए बी सी, एक रेजोल्यूशन पास करना है। जब एक रेजोल्यूशन पास करना है तो ए कहता है हाँ जी पास कर दिया जाए, बी कहता है कि हाँ जी पास कर दिया जाए, सी कहता है कि नहीं भाई पास नहीं करना चाहिए। हाँ जी, क्या ये रेजोल्यूशन पास होगा प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, क्या ये रेजोल्यूशन पास होगा? ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। बट व्हाट इफ मैं आपसे कहूं कि ए के पास 10% होल्डिंग है, बी के पास 20% होल्डिंग है, सी के पास 80% होल्डिंग है, क्या अभी आपका आंसर ये होगा? हाँ मेरे भाई, क्या अभी आपका आंसर ये होगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नहीं सर। तो इसका मतलब है कल को तो डिस्प्यूट आ सकता है, कल को तो इन चीजों के ऊपर जब डिस्प्यूट आएगा तो इसका मतलब है ये मैटर बाहर वालों से डिस्कस नहीं करना है, ये मैटर तो मेरे अपने इंटरनल मैटर है। ये सारे मैटर कहाँ डॉक्यूमेंट हो रहे होंगे? ये सारे मैटर कहाँ डॉक्यूमेंट हो रहे होंगे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। यहां तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? जबरदस्त जबरदस्त। उसको 2 मिनट दे रहा हूं, उसको नोट करें जल्दी से। एक मेरी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा बच्चों। अब मसला क्या है, सिलेबस आपको अपेरेंटली सामने ये लग रहा है, सही है? इस सिलेबस में मसला क्या है? इस सिलेबस में मसला ये है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम एससीसीपी को रियलाइज हुआ कि यार ये चीज तो लॉ में कवर्ड नहीं हुई, या लॉ में कवर्ड तो हुई है लेकिन उसको डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है। तो फिर एससीसीपी क्या करता है? एससीसीपी रेगुलेशंस बनाता है। रादर देन के कंपनीज एक्ट चेंज करे, कंपनीज एक्ट चेंज नहीं करता, वो क्या करता है? वो रेगुलेशंस बनाता है। और इस सेक्शन में लाजमी लिखा हुआ होगा कि एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमिश्नर, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन। तो अगर आप देखें डिविडेंड आपने पढ़ा होगा तो डिविडेंड के 4-5 सेक्शन है हमारे पास, डिविडेंड के 4-5 सेक्शन है, लेकिन उस सेक्शन में बहुत से सवाल के आंसर नहीं हो रहे होते। तो एससीसीपी ने इसके ऊपर क्या बना दिया हमारे पास? एक रेगुलेशन बना दिए। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर ये जो मीटिंग है और मीटिंग में आप देख रहे हैं पोल क्या की जाती है? डिमांड। जब पोल डिमांड की जाएगी तो कैसे डिमांड की जाएगी? चेयरमैन अनाउंस कैसे करेगा? तो इसके ऊपर भी एक रेगुलेशन बना दी गई है जिसको कहते हैं पोस्टल बैलेट रेगुलेशन। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? साइमल्टेनियसली अगर आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो इनकॉर्पोरेट से रिलेटेड भी हमारे पास कुछ रेगुलेशंस है। इसी तरीके से कल को अगर आप रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन करते हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ है कि आरपी के साथ ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए? डिस्क्लोज होनी चाहिए। कैसे डिस्क्लोज होनी चाहिए? क्या आरपी है? तो इसके ऊपर भी रिलेटेड पार्टी के ऊपर भी कोई ना कोई रेगुलेशन है। कल को अगर आप फॉर एग्जांपल एसोसिएट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन लेना होगा। कैसे लेना होगा, क्या बताना पड़ेगा, तो उसके ऊपर भी एक, तो आपको कंपनीज एक्ट के जो सेक्शंस दिख रहे हैं सिर्फ वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसके बैक एंड पे हमारे पास कोई 8 से 10 रेगुलेशंस है। ये जो आप बात करें कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से डिफरेंट है, ये हमारे पास डिफरेंट ग्रेड में, ये हमारे पास कहाँ फॉल करता है? तो अगर आप लॉ को देखेंगे और लॉ के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपके पास कंपनीज के सेक्शंस आ रहे होंगे, कंपनी को फॉर्म करने के सेक्शंस आ रहे होंगे, कंपनी को रजिस्टर करने के सेक्शंस आ रहे होंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद आपके पास सेक्शंस आ रहे होंगे किस चीज के? मीटिंग्स के आ रहे होंगे, फिर किसके आ रहे होंगे? डायरेक्टर्स के। फिर मीटिंग के अंदर इतने सारे सेक्शन आ जाएंगे, कोरम का क्या सेक्शन होगा? अगर फॉर एग्जांपल ये जो मेरा आपसे डायग्राम बना है, 3 मेंबर है, एक ही मौजूद है और वो रेजोल्यूशन पास कर देता है, तो क्या कोरम पूरा है भी? यानी मीटिंग्स और वोट से रिलेटेड प्रोविजंस हमारे पास क्या होंगे? तो इन सारी चीजों की बातें कहाँ की गई है प्यारे बच्चों? मीटिंग्स की। इसके साथ मीटिंग में 4 चीजें लाजमी होती है ईजीएम में। कौन सी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनाओ? तो हमारे पास एक और बहुत बड़ा सेक्शन आ जाता है, इसका नाम क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट। भाई डिविडेंड देना है, डिविडेंड को अप्रूव करते हैं, भाई डिविडेंड कैसे दूं? रेगुलेशन।
भाई ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है तो पूरा सेक्शन आपको कैफेट में याद आ रहा होगा, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। तो डायरेक्टर्स तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मीटिंग चलती रहेंगी, इस कारवा चलता रहेगा, एक वक्त आएगा कंपनी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, वाइंड अप हो जाएगी। कि यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये जो पूरा आपके सामने सिलेबस लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ये जो पूरा आपके सामने कंपनीज एक्ट का सिलेबस लिखा हुआ है, इसकी जो हमारे पास वेटेज है वो 35 से 40 मार्क्स। पूरा कंपनीज एक्ट कोई 400 सेक्शन है इसके अंदर प्यारे बच्चों, कोई 400 सेक्शन है, और इसकी जो हमारे पास वेटेज है वो 35 से 45 मार्क्स है। क्या यहाँ तक पास? और ये हमारा कहलाता है सेक्रेटेरियल कंप्लायंसेस। ऑनलाइन वालों क्लियर हो आप लोग? ये हमारे पास कहलाता है क्या? सेक्रेटेरियल कंप्लायंस। ये जो हमारे पास सिलेबस है वो कितना है? वो 35 से। अच्छा, इसका मतलब है इसके अलावा हमारे पास क्या सिलेबस है? इसके अलावा जो हमारे पास सिलेबस है, हमारे पास एक ग्रेड आ रही है स्पेशलाइज्ड, कौन सा? स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉस। और स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉस की अगर मैं आपसे बात करूं तो स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉस में प्यारे बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास है एनबीएफसी। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। बैंकिंग ऑर्डिनेंस, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस। मजे की बात यह है कि ये वाला जो हमारे पास एरिया है, ये वाला हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉ का एरिया है, इसकी वेटेज हमारे पास 10 से, हाँ जी, 15 मार्क्स है। ये 3 लॉज आप पढ़ लें, ये स्पेशलाइज्ड लॉज है। ये स्पेशलाइज्ड लॉज इसलिए प्यारे बच्चों बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होंगे? एनबीएफसी, बैंकिंग और बैंक्स के ऊपर अप्लाई हो होंगे, इंश्योरेंस के ऊपर अप्लाई हो रहेंगे। ये रेगुलेशंस किसी और कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे। ये बड़े स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉज है। इसकी जो वेटेज है प्यारे बच्चों वो कितनी है? वो 10 से 15 मार्क्स है। अच्छा, मैं इसके आगे अभी टीचिंग आवर्स में लिखूंगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ अदर लॉज हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ अदर लॉज है, और अदर लॉज में हमारे पास बेतहाशा लॉज है। फॉर एग्जांपल कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पे आता है हमारे पास, सही है। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड कोड हमारा या रेगुलेशंस हमारे पास यहाँ पे आ रहा होता है। फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस हमारे पास यहाँ पे आ रहा होता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कंपटीशन एक्ट, आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स, ये कुछ एरियाज हैं जो कि हमारे पास अदर लॉज में आ रहे होते हैं। ये अदर लॉज इसलिए कहा गया है बिकॉज ये अदर लॉज इनमें से भी किसी के ऊपर अप्लाई हो सकता है, और ये अदर लॉस आपकी इन कंपनीज के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? हमारे पास जो अदर लॉस की वेटेज है, जो अदर रेलिवेंट लॉस की वेटेज है प्यारे बच्चों, वो कितनी है? ये सुनते रहिएगा, ये 30 से 40 मार्क्स है। ये जो हमारे पास अदर लॉस की वेटेज है वो कितनी है मेरे भाई? 30 से 40 मार्क्स। और अगर मैं आपसे कहूं इसके अंदर कंपटीशन एक्ट भी है, इसके अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी है, इसके अंदर पब्लिक सेक्टर रूल्स भी है, इसके अंदर सीओसीजी भी है, इसके अंदर आईकेप कोड ऑफ एथिक्स भी है, सिर्फ 6 से 7 हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है प्यारे बच्चों। कितनी वेटेज? 30 से, ये सुनते रहिएगा जो मैं आपके साथ अर्ज करने जा रहा हूँ, ये आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। 30 से 40 मार्क्स इसकी है। और आईकेप ने कहा है कि इसके लर्निंग आवर्स कितने? 35 टू 40 आवर्स, ये लर्निंग आवर्स है। इसका मतलब है अगर आप 40 घंटे यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो 40 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। यहाँ जो ऊपर 10 से 15 घंटे आ रहे हैं, इसके जो लर्निंग आवर्स हैं वो कितने हैं? 15 से 20 आवर्स। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे 15 से 20 आवर्स इन्वेस्ट करें तो आपके 10 से 15 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। हमारे पास जो ये वेटेज थी किसकी? कंपनीज एक्ट की। प्यारे बच्चों इसका मसला समझने की कोशिश करिएगा। इसके 80 टू 85 आवर्स आप इन्वेस्ट करेंगे तब जाके आपके 35 से 45 मार्क्स की तैयारी होगी। कहाँ? मैं 85 घंटे पूछा, और ये 85 घंटे ये कहते हैं 85 घंटे, ये एक्चुअल में 85 घंटे नहीं है, ये 500 सेक्शन है आपके कंपनीज एक्ट के। बच्चों यहाँ तक बात समझ आ रही है? कंपनी को बनाने से लेके कंपनी को वाइंड अप करने तक 500 सेक्शन है, और इसमें से भी वाइंडिंग अप के 100, 150, 200 सेक्शन है। मतलब कंपनी बनाने में आपको 200, 300 सेक्शन लग जाएंगे, कंपनी चलाने में 200, 300 सेक्शन लग जाएंगे, कंपनी को बंद करने जाएंगे तो वो 100, 150 सेक्शन आपका
आपका ले जाएगा। ऑनलाइन वालों क्या यहाँ तक बात समझ आती है आपके? तो ये जो हमारे पास एरिया, इसका मतलब है ये तो हमने कैश में नहीं पढ़े हुए, पर अगर हम इन एरियाज की थोड़ी सी तैयारी कर लें, अगर इन एरियाज की थोड़ी अच्छी तैयारी कर लें, प्यारे बच्चों, से फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपके पास 30 से 40 मार्क्स कवर। अच्छा, ये कहते हैं कि अगर आप इसकी तैयारी कर ले तो आपको हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो ये दो रेगुलेशन है, सीओसीजी और पब्लिक सेक्टर रेगुलेशन, ये दोनों चीजें कंपनीज के ऊपर अप्लाई होती है। जब कंपनीज के ऊपर अप्लाई होती है तो फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट के डायरेक्टर में भी कुछ लिखा हुआ होगा, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो दोनों में आपस में मिलजुल के आपके पास एक सवाल बन सकता है। इसी तरीके से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, फेरा की रेगुलेशन है, कंपटीशन एक्ट है, आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स है, इसकी वेटेज आईकैप ने थोड़ी सी ज्यादा रखी हुई है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो प्यारे बच्चे, एक बड़ी डायग्राम से थोड़ा सा क्लियर हुआ कि कंपनी को बनाने से लेके कंपनी को वाइंड अप करने तक, कंपनी को बनाने से लेकर कंपनी को वाइंड अप करने तक आपके सिलेबस में 450 500 सेक्शंस है, लेकिन उसकी वेटेज कितनी है? 35 से 40 मार्क्स। और कंपनी के ऊपर अगर कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड कंपनी है, लेट से एनबीएफसी, लेट से नेशनल बैंक, समिट बैंक, यूबीएल, लेट से इंश्योरेंस, आदम जी इंश्योरेंस, तो इनके ऊपर वो तो अप्लाई होगा ही होगा, उसके ऊपर बाद में आएंगे। इनकी अपनी कुछ एक स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉज अप्लाई हो जाएंगे, उसकी वेटेज हमारे पास 10 से 15 मार्क्स है। अगर मैं ओवरऑल आपके सामने रखूं, अगर मैं इन पूरे एरियाज को देख लूं, तो ये 50% है मेरे सिलेबस। ये अच्छा, एक ग्रेड हमारे पास रह गई मेडिएशन की, आर्बिट्रेशन की, उसकी वेटेज भी हमारे पास 10 से 15 मार्क्स है। उसकी वेटेज भी हमारे पास कितनी है प्यारे बच्चों? 10 से 15 मार्क्स। तो अगर मैं आपके सामने पूरा सिलेबस इस तरह खोल के रखूं, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि जब भी आप CFF2 का सिलेबस देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी बच्चों, कि यार हमारे पास सिलेबस कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद कंपनी रजिस्टर करवानी है, कैसे होगी? इस तरीके से होगी। फिर कंपनी चलानी है, कौन चलाएगा, इसकी क्या जिम्मेदारी है, इसको कौन अपॉइंट करेगा, इसकी क्या जिम्मेदारी है, इसको कौन कौन अपॉइंट करेगा, ये सारे हमारे पास सेक्शन है। एजीएम का सेक्शन है, एफएस के ऊपर सेक्शन है, डिविडेंड के ऊपर सेक्शन है। ये सारे सेक्शन होने के बाद एक वक्त आएगा, कंपनी शायद क्या हो जाएगी? वाइंड अप हो जाएगी। 3-4 तरीके वाइंड अप होने के, किस तरीके से वाइंड अप होगी, इन सारी चीजों को अगर आप सामने रखेंगे प्यारे बच्चों, इन सारी चीजों को आप सामने रखेंगे, और फिर इन स्पेशलाइज्ड लॉज को, चीजें आपस में इंटर कनेक्टेड है। लॉ का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है। ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, एक सवाल कंपनीज एक्ट होगी, एक ऐसी कंपनी होगी और इसके ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मसला होगा, तो वहां से भी आंसर बनेगा और यहाँ से भी आंसर बन रहा होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? कैफ में जो आपने पढ़ा है, कैफ में जो आपने पढ़ा है वो आपने चैप्टर के थ्रू पढ़ा है। जब आपने चैप्टर के थ्रू एक चीज पढ़ी है ना, और यहाँ पे हम एक डायग्राम से आपको आइडिया होगा, चैप्टर्स नहीं है ये, तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन है, सही है, तभी वाइंडिंग अप सबसे एंड में। तो अगर सबसे फॉर एग्जांपल मैं अभी थोड़ी देर पहले फाइनल क्लास में भी यही पूछ रहा था, ऑनलाइन वाला आप लोग थोड़ा जवाब दें। एक कंपनी है, उसको एजीएम करनी है 30 अक्टूबर तक, ठीक है, 120 दिन के अंदर करनी है। 120 दिन के अंदर अगर एजीएम करनी है उसको, तो 30 अक्टूबर तक उसको लेट से एजीएम करनी है, 30 जून ईयर एंड। वो 28 अक्टूबर को एजीएम करती है। अगर वो 28 अक्टूबर को एजीएम करती है और वो मीटिंग एजीएम एडजर्न हो जाती है और एडजर्न होकर वो 5 नवंबर को चली जाती है, तो मुझे बताएं क्या उसने वो जो 120 दिन वाली रिक्वायरमेंट उससे कंप्लाई किया कि नॉन कंप्लायंस किया? हाँ जी मुनीर, कैसे? अब देखिए यहाँ मसला है प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ रही है कि अगर आप इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, देखेंगे, तो ये सब्जेक्ट तो आपको ऐसा लग रहा होगा यार मैंने सेक्शन पढ़ लिया तो हो गया। उस सेक्शन के अंदर कितनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, उसके अंदर क्या क्या इलस्ट्रेशन हो सकती है, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, अगर ये हो जाए, अगर ए बी को प्रॉक्सी अपॉइंट कर ले, अब क्या सिनेरियो होगा? इन सारे सिनेरियो जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और हम जो पढ़ेंगे स्टेटिक्स वगैरह चैप्टर्स नहीं, हम डायरेक्टली जो हमारे कंपनीज एक्ट का लॉ होगा, हम इंशाल्लाह उसको वहां से पढ़ लेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, बहुत से इंटरप्रिटेशन के मसले हैं, और आई कैप जाके पूछी। फॉर एग्जाम्पल मुनीब साहब, एक कंपनी है, उसका कोरम मीटिंग का टाइम 11 बजे था, 11:15 बजे कोरम पूरा हो गया, ठीक है, 10 बंदे मौजूद थे।
अगर 10 बंदे मौजूद थे तो मुझे एक बात बताएं, नमाज का ब्रेक आया, खाने का ब्रेक आया और 10 में से 6 बंदे उठ के चले गए और उसके बाद जब चेयरमैन बैठा कि जी आए रेजोल्यूशन पास करते हैं, क्या क्वारम पूरा है? तो आप लोगों ने क्या पढ़ा? आप लोग इस तरीके से पढ़ते हैं कि भाई क्वारम होने के लिए पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, क्वारम कितना होना चाहिए? 10 मेंबर प्रेजेंट पर्सनली, उनके पास 25% वोटिंग राइट होने चाहिए। लेट से मीटिंग स्टार्ट हुई तो 10 बंदे मौजूद थे, 25% वोटिंग राइट भी था। 2 घंटे बाद 4 मेंबर उठ के चले गए। जब 4 मेंबर उठ के चले गए तो क्वारम तो 10 बंदे का था। जब 4 बंदे उठ के चले गए तो इसका मतलब है आप क्या करें? आप क्या मीटिंग एडजर्न कर दें? क्या मीटिंग का क्वारम पूरा नहीं है? बिकॉज वो तो कहता है कि जी मीटिंग आप चेयर ही नहीं कर सकते, प्रिसाइड ही नहीं कर सकते 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट के अंदर आपको क्वारम पूरा होना चाहिए। 30 मिनट के बाद क्वारम पूरा था, उसके बाद अगर क्वारम हट जाए तो फिर आप कैसे करेंगे? तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आईकैप क्या कर रहा है, एक एनालाइज कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है। सेक्शन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कहेंगे सेक्शन में तो कुछ भी नहीं है। पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल 10 बंदे, पब्लिक कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल 2 बंदे, पब्लिक कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से डिसाइड कर ले। लेकिन जब तक आप उसको इंटरप्रेट नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, उसके साथ खेलेंगे नहीं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बच्चों का यहाँ तक बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वालों सारे अगर आप मुझे जवाब दे दो। बच्चों क्लियर हो आप लोग? थोड़ा सा मैं लॉ के बारे में आज पहली क्लास में ओरिएंटेशन में ये समझ आ गया कि यार इस सिलेबस किस तरीके से बना हुआ है और चीजें किस तरीके से इसके अंदर। यही मसला है, पेपर में जो सवाल आता है तो ये बच्चों को पता ही नहीं होता कि कंपनीज एक्ट अप्लाई हो रहा है कि स्पेशलाइज्ड लॉस अप्लाई हो रहे हैं। एक चीज मेरी बात समझने की कोशिश करें, खुदा का वास्ता है। एक चीज कंपनीज एक्ट में भी डिफाइंड है, सही है, कंपनीज एक्ट के एक सेक्शन में भी डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम अगर आपको क्लियर है, ये डायग्राम क्लियर है, ऑनलाइन स्टूडेंट से डायग्राम क्लियर है बच्चों? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर कंपनी कल को अपना नाम चेंज करती है तो आप जाएंगे लॉ में और लेट से सेक्शन 32 है चेंज ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी, आप यहां पे जाएंगे, सही है। लेकिन मसला ये है कि ये तो मेमोरेंडम का कंटेंट है, तो मेमोरेंडम भी क्या होने जा रहा है? ऑल्टर हो रहा है, तो मेमोरेंडम के ऑल्टरेशन के सेक्शन भी अप्लाई हो जाएंगे। तो ये भी अप्लाई हो जाएगा और ये भी अप्लाई हो जाएगा। फाइनल की बात करूं तो नेम्स के ऊपर भी रेगुलेशन बताई गई है इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन में। तो नेम किस तरीके से होना चाहिए, क्या तो वो नेम की रेगुलेशन भी अप्लाई हो जाएगी। तो आपकी सोच कहां तक जाती है? चेंज ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी, लेकिन ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम भी अप्लाई हो जाएगा। इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन में जो नेम के ऊपर गाइडेंस दी है वो सेक्शंस और वो रेगुलेशंस भी अप्लाई हो जाएंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को? तो बच्चे का सवाल ये है कि यार उसने फीडबैक लिया पिछले बच्चों से जो जो फाइनल वगैरह में पेपर अटेंड कर चुके हैं, वो कह रहे हैं सवाल पढ़ के समझ ही नहीं आता कि कौन से लॉ से इसका इसका आंसर बनेगा। तो यही चीज के ऊपर प्यारे बच्चों इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमने मेहनत करनी है। कोई सवाल प्यारे बच्चों? कोई भी आपका सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं। यार एटलीस्ट 2 से 3 क्लासेस होंगे इंशाल्लाह। यस यस इंशाल्लाह। और कोई सवाल ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलें जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के बारे में आपको बता दिया जाएगा। और जो सिलेबस मैंने डिस्कस किया मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों।